हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग है भू कानून को लेकर के। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि प्रदेश भर में भू कानून को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं। और आज हम भाई हमारे साथ हैं बड़े भाई नंदन सिंह मेहरा जी। और आज हम नंदन सिंह मेहरा जी से जानेंगे कि भू कानून क्या चीज है और इन 24 सालों में जब से हम यूपी से पृथक हुए हैं, हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है, तो आज जाके इस भू कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रभाषित करेंगे नंदन सिंह मेहरा जी। कमल भाई, ऐसा है जैसा कि हमारा प्रदेश को बने हुए 24 वर्ष हो गए हैं, तो ये प्रदेश 10 दिन से बना है, 9 नवंबर 2000 से। तो ये प्रदेश जब इसकी उत्पत्ति हुई तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश ही बैसाखियों के सहारे चलने के लिए, जिसे हम अपाहिज कहते हैं, उस तरह से इस प्रदेश को बना दिया गया। हमारे साथ 2 अन्य प्रदेश और अलग हुए, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उनको स्थायी राजधानी मिली और हमें स्थायी राजधानी नहीं मिली। आज भी इन 24 वर्षों में इस पहाड़ का जो व्यक्ति है वो अपने इसी लड़ाई को लड़ने के लिए है कि मुझे स्थायी राजधानी हो, भू कानून हो, मेरा मूल निवास हो। और आपने जो चर्चा की कि भू कानून की आवश्यकता क्यों पड़ गई और भू कानून क्या चीज है, तो मैं इसके बारे में आपको विस्तृत से बताता हूँ। देखिए, भू कानून हम इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि भू कानून, हम लोग एक पहाड़ी राज्य में रहते हैं, पहाड़ी भूभाग में रहते हैं, वैसे ही यहाँ जीवन कठिन परिस्थितियों में जीते हैं। तो यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं वो सिर्फ यहाँ पर मौज मस्ती के लिए और अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे पहाड़ों के माहौल को खराब करते हैं। आपने देखा होगा राज्य के इन 24 वर्षों में पूर्व में हमारे प्रदेश की स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है। पूरी तरह से बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है, चाहे यहाँ के व्यापार पर हो, यहाँ की नौकरियों पर हो या यहाँ के संसाधनों पर हो। आज हमारी जमीनों पर हम लोग चौकीदार बनकर के नौकरी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है। इसके लिए हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। स्वयं किस लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, लोग भू कानून की बात को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाए कि भू कानून क्या है। भू कानून का मतलब यही नहीं है कि हम लोग अपनी जमीनें उनको न बेचें, ये तो करना ही करना है। लेकिन इसके साथ जो लोग यहाँ बस चुके हैं पहले से, जो यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और जिन हमारे संसाधनों पर, हमारी जमीनों पर या हमारे मार्केट पर जिन लोगों ने, बाहरी व्यक्तियों ने कब्जा कर दिया है, उनका बहिष्कार करना भी जरूरी है जी। अगर इस उत्तराखंड राज्य की अस्मिता को बचाना है और इस उत्तराखंड राज्य को पहाड़ी राज्य से देवभूमि बनाए रखना है, तो उनका बहिष्कार भी जरूरी है। उनके यहाँ से आप सामान न खरीदें, अपने लोकल के लोगों को प्रोटेक्ट करें। आपको पता होगा, हमारे इस क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा था, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो यहाँ पर आए। विगत कुछ वर्षों से उन्होंने यहाँ पर फेरी का काम किया, अन्य कार्य किया। धीरे धीरे वो लोग जमीनों के मालिक बने। आज उनके पास बहुत ज्यादा सी जमीनें हैं और इत्तेफाक देखिए कि वो यहाँ पर रहे और उन्होंने यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र हासिल किया। क्योंकि शिथिलता है भाई, हमारे प्रदेश की शिथिलता है कि 15 साल यहाँ पे कोई भी आके रहे, वो यहाँ का स्थायी निवासी हो जाएगा। मूल निवास का कोई आधार ही नहीं है। तो वो आए और उन्होंने व्यापार करा, हमारे व्यापार पे भी कब्जा करा, हमारी जमीनों पर भी कब्जा करा, हम लोगों को नौकर बनाया। और जब नौकरी आई तो उनका बच्चा नौकरी पा गया और मेरे पहाड़ का व्यक्ति, मेरे पहाड़ का भाई, जिनके पुरखों ने इस पहाड़ को संभाले रखा, सजोए रखा, संघर्ष किया। पहाड़ में जीवन यापन करना इससे पूर्व इतना आसान नहीं था। बहुत कठिन जीवन होता है पहाड़ में जीना, और पहाड़ में संघर्ष करना एक पहाड़ पे चढ़ाई करने जैसी होती है जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की जाती है। तो मेरा अपने सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी मित्र हमारे हैं, वो कम से कम इन लोगों का बहिष्कार करें। और जब हम इनका बहिष्कार करेंगे, इनका व्यापार नहीं चलेगा, तो निश्चित है कि एक दिन ये लोग यहाँ से चले जाएंगे अपने प्रदेशों को और फिर से हम लोग खुशहाल होंगे। तो मेरा आप लोगों से इस पर तो विशेष करके ये निवेदन है कि आप लोग इनका भी बहिष्कार करें। किसी अपने पहाड़ी भाई से सामान खरीदें, उसकी दुकानों पर जाएं, उनसे संवाद करें, हमारा भाईचारा भी बने रहेगा और हमारी क्या कहते हैं, संस्कृति बची रहेगी, हमारा व्यक्ति बचा रहेगा, पलायन कम होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा दादा कि आपने इतने अच्छे विचार रखे। सड़कों पर ही लड़ाई लड़के नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना कि भू कानून की लड़ाई कई तरीके से लड़ी जा सकती है। ये नहीं कि हम सड़कों पर ही लड़े, सड़कों पर तो लड़ना ही है, क्योंकि हमारी सरकारें बहरी हो चुकी हैं। देखिए, परसों आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया है। मुख्यमंत्री जी एक बयान दे रहे हैं कि मैं अगले विधानसभा सत्र में, जो भी सत्र चलेगा, उसमें हम सशक्त भू कानून लाएंगे। लेकिन आज मैंने उसमें पढ़ा था तो कह रहे हैं कि जिनके पास 250 वर्ग
मीटर से अधिक जमीन होगी, यानी हमारी पहाड़ी भाषा में सीधे कहा जाए सवा नाली जमीन से ऊपर जिनके पास जमीन होगी उनको वापस ले लेंगे। सर ऐसी नौबती क्यों आई कि उनको हम 250 वर्ग मीटर जमीन ने, जबकि हमारे पड़ोस में हिमाचल है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी पहाड़ी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहां पर कि सशक्त भू कानून है। आज उन लोग उनकी खुशहाली देखिए, हिमाचल की खुशहाली देखिए, और हम अपने आप को देखें। हमारी तो बड़ी बड़े बड़े नेताओं ने कई वादे किए थे। आपने देखा होगा जब चुनावी सभाएं होती हैं तो हर हमेशा एक बात खुल करके सामने आती है, वो आती है पहाड़ की का पानी और पहाड़ की जवानी हम पहाड़ के लिए लाएंगे। लेकिन इन 24 वर्षों में न पहाड़ का पानी पहाड़ में टिक पाया, न पहाड़ की जवानी पहाड़ में रह पाई। लगातार पहाड़ का व्यक्ति पलायन करते गया और हम तो सिर्फ आपदाग्रस्त रह गए हैं इस प्रदेश में। जो पानी आएगा हम लोग उससे आपदाग्रस्त होंगे, बाढ़ आएगी, अन्य तबाहियां होंगी। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं, पूरी अलकनंदा नदी को आप देख लीजिए, ऋषिकेश से लेकर के विष्णु प्रयाग तक, और वहां देख लीजिए आप लोग क्या कहते हैं, नीचे हमारे देव प्रयाग से लेकर के और ऊपर गंगोत्री तक कितने डैम बन चुके हैं, और सबसे ज्यादा बिजली हम खरीद रहे हैं जी, जबकि ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। तो इस प्रदेश की जो परिभाषा था ना, बिजली के बिल में भी हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। आप और बताइए, ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है ना, हमें इस प्रदेश से क्या मिल रहा है आप इसे जानिए कि हमें हमेशा छला जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी हमारे उत्तराखंड के लोगों ने बड़े बड़े पदों पर रहे। मैं गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करूंगा, जो इस देश के पहले गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश जैसे में मुख्यमंत्री रहे, बहुगुणा जी रहे, एनडी तिवारी जी रहे। इतने सशक्त लोगों को, इतने बड़े ओहदे पे रहे हुए लोगों के बावजूद भी हमें बाहर का व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री मिला। खुश तो कर दिया गया, हमें तुम्हारा प्रदेश अलग कर दिया गया, लेकिन हमें हासिल क्या हुआ? पहला मुख्यमंत्री हमें बाहर से ला करके दिया गया। आप देख रहे होंगे कितने मंत्री जो बाहर प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, वो यहाँ पे गुंडई करते हैं, बदमाशी करते हैं, हमारे लोगों को पीटते हैं, है कि नहीं? और बाहर से आकर के लोगों की भर्तियां करते हैं। जी सही बात। कहाँ जाएगा उत्तराखंडी? क्या आप झोंकना चाहोगे कि यहाँ भी हमारे प्रदेश भी आसाम जैसा हो जाए, यहाँ उग्रवाद हो जाए, आतंकवाद हो जाए? यहाँ का मूल निवासी क्या करेगा बताइए आप? हमें कहा जाता है कि आपको 70% का आरक्षण औद्योगिक क्षेत्र में देंगे। क्या हुआ है? क्या 70% का आरक्षण हमारे औद्योगिक क्षेत्र में हमारे युवाओं को मिल पा रहा है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि भू कानून के साथ साथ हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो है हमारा मूल निवास 1950। उसी व्यक्ति को यहाँ के संसाधनों का अधिकार हो जो यहाँ 1950 से पूर्व में रहा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात से तुम आपका समर्थन में हो। तो इसलिए मेरा युवा साथियों से भी और अपने जो हमारी मातृशक्ति है, इस प्रदेश को, ये प्रदेश खैरात में नहीं मिला है, इस प्रदेश को कितनी शहादतों के बाद मिला है। देखिए आपने मसूरी कांड हुआ, खटीमा कांड हुआ, कितने कुछ हुआ, कितनी शहादतें हुई, कितने माँ बहनों की अस्मिता लूटी गई, तब जाकर के मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, उसके बाद हमें ये प्रदेश मिला। ये प्रदेश खैरात में नहीं मिला है, लेकिन हमने प्रदेश की लड़ाई को हमारे लोगों ने लड़ा और हमें रेवड़ी की तरह खाली ये कहा गया कि लो आपको उत्तराखंड राज्य अलग मिल गया। हम उसमें खुश हो गए क्योंकि हम लोग पहाड़ी लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। हम उस समय इस बात को नहीं समझ पाए कि हमारे साथ कितना बड़ा छलावा हो रहा है और आवश्यकता हो गई है कि राज्य आंदोलन की तरह इस प्रदेश में भू कानून और 1950 मूल निवास की लड़ाई को भी लड़ा जाए। कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी के पक्ष में हूँ तो उत्तराखंड के पक्ष में हूँ, उत्तराखंडियत के पक्ष में हूँ, इस पहाड़ के पक्ष में हूँ, इस देवभूमि के पक्ष में हूँ। मैं अपने युवा साथियों से भी अनुरोध करूंगा, देखिए युवा प्रदेश, हमारे प्रदेश को कहाँ धकेल दिया गया है? नशे की गिरफ्त में। हमारे प्रदेश को कहाँ धकेल दिया गया है कि हम लोग सिर्फ होटलों में काम करने के लिए, होटलों में नौकरी करने के लिए। इस प्रदेश के संसाधनों को कौन लूट रहा है? आप देखिए, परसों मैंने आपको सुना कि जो भी बाहर की कंपनियां, इतनी बड़ी टेहरी झील है, पूरा टेहरी को विस्थापित किया गया, पूरे शहर का शहर उजड़ गया टेहरी का। चलो विकास के लिए हमारे लोगों ने वो भी सहन किया, लेकिन वहां पे जो बोटिंग होती है, वहां पर जो थोड़ी बहुत रोजगार क्रिएट होता है, तो उस पर किसको मिला है ठेका? हरियाणा वाले को। कहाँ जाएगा हमारा युवा? कौन सोचेगा इस विषय में? इस प्रदेश को तो पूरी तरह से शराब माफियाओं ने और खनन माफियाओं ने लूट लिया है। इस प्रदेश का युवा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रह गया है कि वो जाकर के दिल्ली जाए, मुंबई जाए या बड़े शहरों में जाए
वहां जाकर के बर्तन बने, कौन अपनी इसकी लड़ाई को लड़ेगा। तो युवा साथियों से भी अनुरोध है कि अपना हक आपने मांग लिया, आप छीनने की जरूरत है, और उसे छीनने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, और कई तरह के लोगों का विरोध भी झेलना पड़े तो विरोध भी झेलना पड़ेगा। हम विरोध करेंगे, हमें इस बात का, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि आपने मेरे साथ वार्ता की, कई लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैंने कईयों का विरोध किया, मुझे उनके विरोध से भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं किसी के वोट का वो नहीं हूँ। पहले तो उन लोगों को वोट का अधिकार ही नहीं होना चाहिए था, चलो जो हुआ कई चीजें। लेकिन अब मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि इन लोगों का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करें। जो लोग यहाँ बस चुके हैं, किस तरह से लोग बाहर जाएं। अगर हम इनसे संबंध ही नहीं रखेंगे, इनसे व्यापार ही नहीं करेंगे, तो इनका व्यापार खत्म होगा, ये लोग खुद ही निकल जाएंगे। प्लान करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद नंदन सिंह मेहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पेज ठीक है पे कमल आपका भाई। स्वागत।